चलिए अब ये फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आगे है ना, अल्काइलेशन की एग्जांपल अपन ने देख लिए थे बेसिक वाले। अब जैसे फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन में सबसे कॉमन तरीका जो होता है ना, वो कौन सा है कि बेंजीन के ऊपर क्या डाल दें, RCOCl एनहाइड्रस Cl3। तो ये देख लिया था हमने, एनहाइड्रस Cl3 यहाँ से ना नेट में किसको निकालता है, Cl नेगेटिव। हालांकि रिएक्शन शुरू कहाँ से होती है, AlCl3 का टेक ओवर ऑक्सीजन। समझ आती बात ये। तो AlCl3 यहाँ से किसको खींचेगा, Cl इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, इधर क्या बनेगा असाइलियम आयन, और वो किस पर अटैक करेगा, बेंजीन पर। तो उससे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज ऑफ असाइल बेंजीन, और इट इज अल्काइल फिनाइल कीटोन। समझ आ गया ये है ना। फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन का रिजल्ट क्या होता है, तो हम बोलेंगे बेंजीन पर RCO के लगने से यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है इसका अल्काइल फिनाइल कीटोन, या इसको हम क्या बोलेंगे, दैट असाइल बेंजीन। समझ आई बात ये है ना। अब कौन सी चीज होती है इसमें, एक चीज यहाँ है ना जो ध्यान देने वाली है कि कैटलिस्ट जो होता है नॉर्मली उसको हम क्या लेते हैं, 1:1 अमाउंट में, ये मतलब काफी कम अमाउंट में लेते हैं ना, ट्रेसेस में लेते हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या होता जाता है, रिएक्शन के बाद रीजनरेट होता जाता है, तो उसको ज्यादा लेने की या 1:1 लेने की जरूरत नहीं होती है ना। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, उसको हमको स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब कौन सी चीज है यहाँ, तो हम बोलेंगे जब बेंजीन पर RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 है ना, ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं, तो यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट होने के बावजूद क्या करना पड़ता है हमको, एक्सेस में लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है ना। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि अल्काइलेशन वाला जो प्रोडक्ट था उसमें तो क्या था, कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम नहीं था, लेकिन असाइलेशन वाले प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ ऑक्सीजन इज लोन पेयर कंटेनिंग। ठीक है, जो लिविस बेस होता है और ये लिविस बेस रहेगा तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे जो कैटलिस्ट है वो क्या है, लिविस एसिड है, तो उसके साथ ही कंबाइन करता जाता है, और उसके साथ यदि कंबाइन करता जाएगा तो एनहाइड्रस AlCl3 फिर किस लिए नहीं बच पाएगा, तो हम बोलेंगे वो RCOCl से फिर असाइलियम आयन बनवाने के लिए नहीं बच पाएगा। आया है क्या समझ में है ना। तो हमने कौन सी चीज बोली यहाँ पर कि प्रोडक्ट लिविस बेस था, वो कैटलिस्ट जो था दैट वाज लिविस एसिड। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जा रहा है क्या होता जा रहा है, लिविस एसिड कैटलिस्ट प्रोडक्ट के साथ एंगेज होता जाएगा। ठीक है, तो यदि इसको हम कैटेलाइटिक अमाउंट मतलब जरा सा ले लेते ये सोचकर कि रीजनरेट तो हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाता है, जरा सी देर बाद रिएक्शन रुक जाती है ना। वजह क्या कि कैटलिस्ट प्रोडक्ट के साथ एंगेज होने की वजह से अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं कर पाएगा। आया समझ में बराबर ही है ना। और इलेक्ट्रोफाइल यदि जनरेट नहीं होता है तो क्या नहीं हो पाएगा, तो हम बोलेंगे फिर रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन के स्मूथ कंडक्शन के लिए इस बार क्या जरूरी था, एनहाइड्रस AlCl3 को एक्सेस में लेना, या इसको हम बोलते हैं इट इज रिक्वायर्ड इन मोर देन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। समझ आ गई बात ये है ना। तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है ना, तो उसको आप ध्यान से लिख लेना कि फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन में लिविस एसिड कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन मोर देन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स ना, दैट इज 1:1 से ज्यादा लगेगा, या इसको हमको एक्सेस में लेना पड़ता है। क्लियर है अच्छे से है ना। इन फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शंस व्हाट वी से, सो वी से दिस लिविस एसिड कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन एक्सेस। आगे समझ में अच्छे से ये है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है वो भी इससे रिलेटेड कि जो प्रोडक्ट है उसमें से फिर हमको फाइनली लिविस एसिड हटाना पड़ेगा रिएक्शन के खत्म होने के बाद। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन दैट ऑलवेज इज गिवन HCl वॉशिंग और एन एसिड वॉशिंग है ना, एंड दिस इज डन फॉर व्हाट, सो वी से दैट इज डन फॉर रिमूवल ऑफ दिस AlCl3 फ्रॉम द प्रोडक्ट है ना। तो इसको भी ध्यान से लिखना है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। क्या बोलेंगे हम, फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट को हमको हमेशा क्या करना पड़ता है, रिएक्शन खत्म होने के बाद HCl वॉशिंग देनी पड़ती है या एसिड वॉशिंग देनी पड़ती है ना। प्रोडक्ट ऑफ फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन दिस ऑलवेज इज गिवन व्हाट, एन एसिड वॉशिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑफ फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन is always given an acid washing after completion of the reaction.
that is to remove, that is done to remove Lewis acid from the product. This is done to remove Lewis acid from the product. समझ आ गया अच्छे से, है ना? अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हम देखेंगे ना, कौन सी रहेगी, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना? फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिमिटेशंस हमको देखने, तो टोटली 3 लिमिटेशंस हैं। इसमें से फर्स्ट और सेकंड वाला जो होता है ये सिर्फ अल्काइलेशन के लिए होंगे, ठीक ना? वो थर्ड वाला जो होता है दैट इज कॉमन लिमिटेशन फॉर बोथ अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। समझ आ गई बात ये, है ना? तो कौन सी चीज है, अब लिमिटेशंस ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस हम देख रहे हैं, तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड वाले जो हैं ये किसके, दैट इज फॉर अल्काइलेशन ओनली। और थर्ड वाला जो रहेगा ये क्या होता है, सो दिस वे से इट इज कॉमन लिमिटेशन फॉर बोथ, ठीक है? तो पहला रीअरेंजमेंट और इसका रेमेडी दोनों देख चुके थे अपन कि फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट इज अ प्रॉब्लम, है ना? फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कौन सी चीज होगी, रीअरेंजमेंट एक प्रॉब्लम होता है ना? इन फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रीअरेंजमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम, ध्यान है ना? और इसका रेमेडी एक हम देख चुके थे, दैट रेमेडी इज व्हाट, तो हम बोलते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की जगह किसको ले लें, एनहाइड्रस FeCl3, तो काम बन जाता है, ठीक है ना? तो रीअरेंजमेंट एक प्रॉब्लम होती है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कि स्ट्रेट कार्बन चेन को हम बेंजीन पर इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, है ना? विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एनहाइड्रस AlCl3, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कैटलिस्ट, ठीक है? तो उसकी रेमेडी क्या थी कि एनहाइड्रस AlCl3 की जगह पर क्या ले लिया था हमने, एनहाइड्रस FeCl3। क्लियर है? फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है ना? उसकी वजह क्या है कि जो असाइलियम आयन होता है ये खुद ही क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, असाइलियम आयन जो है ये खुद ही क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना? ध्यान बराबर ही। तो इस वजह से कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे असाइलियम आयन के रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से क्या नहीं होता है, तो हम बोलेंगे असाइलेशन में रीअरेंजमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आए ना ध्यान बराबर ही, है ना? फिर अगली चीज जो होती है वो कौन सी, दैट इज पॉलीअल्काइलेशन इज अ प्रॉब्लम इन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना? पॉलीअल्काइलेशन क्या रहेगा, एक मेजर प्रॉब्लम होती है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, है ना? इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो हमने क्या देखा था कि बेंजीन पर क्या डाला है हमने, जब RCl एंड एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है? तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे बेंजीन पर से क्या हटेगा, H हटता है, उसकी जगह क्या लगता है, R लगता है, ठीक है? अब क्या होगा, प्रोडक्ट जो होता है वो रिएक्शन मिक्सचर में इकट्ठा होता जाता है ना? जहाँ रिएक्शन चल रही होती है प्रोडक्ट भी वहीं इकट्ठा होगा, तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन शुरू होने की थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, अल्काइल बेंजीन जैसे जैसे बनने लगेगी तो अब RCl और एनहाइड्रस AlCl3 इनके रिएक्शन से जब क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है R पॉजिटिव, तो उसके सामने बेंजीन भी ऑप्शन में होती है और अल्काइल बेंजीन भी ऑप्शन में होती है। समझ आती बात ये है? बेंजीन भी ऑप्शन में रहेगी और अल्काइल बेंजीन भी ऑप्शन में होती है, ठीक है? अब अल्काइल बेंजीन पर लगा हुआ R क्या करता है, बेंजीन को एक्टिवेट करता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब अल्काइल बेंजीन की रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। समझ आ रही बात ये? तो हम बोलेंगे रिएक्शन थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, बेंजीन के बजाय किस पर होने लगती है, दैट इज अल्काइल बेंजीन पर होने लगती है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पॉलीअल्काइलेशन हो जाता है। आया क्या समझ में, है ना? तो हमने कौन सी चीज बोली है, तो हमने बोला पॉलीअल्काइलेशन जो होता है दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। रीजन समझ आए ना इसका, क्या बोलते हैं हम कि जो प्रोडक्ट होता है वो कहाँ इकट्ठा होता जाता है, रिएक्शन कंटेनर में ही। वो प्रोडक्ट भी क्या है, यहाँ बेंजीन है, और इस बेंजीन पर क्या लगा हुआ है, R ग्रुप लगा हुआ है, जो बेंजीन को क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट करता है। तो जब नॉर्मल बेंजीन और अल्काइल बेंजीन में कंपटीशन होता है किस चीज के लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए, तो अल्काइल बेंजीन क्या था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल इसको प्रेफर करने लगता है बजाय इसके।
आ गई बात समझ में अच्छे से? तो इस वजह से हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे पॉली अल्काइलेशन। यहाँ पर ना बेंजीन पर हम लगाना चाहते थे एक अल्काइल ग्रुप, जबकि हमको दिखेगा क्या यहाँ पर एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप। आ गई बात समझ में, है ना? फिर कौन सी चीज अपन बोलते हैं, इसका एक्चुअली एक रीजन और होता है, दैट इज एक्चुअली द रीजन। ये वाला जो होता है ये इतने अच्छे से इसको अकाउंट नहीं कर पाता है ना, हालांकि अपन मतलब ऑप्शन में मैक्सिमम बार आपको यही मिलेगा, ठीक है, बट इसका जो एक्चुअल रीजन होता है वो क्या होता है पॉली अल्काइलेशन का। तो क्या बोलते हैं इसमें कि जो बेंजीन है और अल्काइल बेंजीन है, इसमें अल्काइल बेंजीन में आर की वजह से क्या होता है थोड़ी सी पोलैरिटी होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेंजीन और अल्काइल बेंजीन में जब हम देखें तो क्या होगा आरसीएल और एनहाइड्रस Cl जब क्या बनाकर डायपोलर आयन बनाकर पड़े रहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है दो लेयर्स बन जाती हैं, एक नॉन पोलर बेंजीन की और एक कौन सी वाली कैटेलाइटिक लेयर उसको हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अवेलेबल होता है कैटेलाइटिक लेयर में। समझ आ रही बात? ये बेंजीन नॉन पोलर है और आरसीएल और एनहाइड्रस Cl ने मिलकर क्या बनाया था डायपोलर आयन। तो जो डायपोलर आयन होता है वो क्या बनाता है कैटेलाइटिक लेयर, वो बेंजीन क्या होती है उसमें इनसोल्यूबल या काफी कम सोल्यूबल। समझ आती बात? ये अभी जो अल्काइल बेंजीन बना है ये क्या है बेंजीन से ज्यादा पोलर है और इस वजह से क्या हो जाएगा इसकी कैटेलाइटिक लेयर में सोल्यूबिलिटी बेंजीन से ज्यादा होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अवेलेबल था, दैट वाज इन कैटेलाइटिक लेयर ओनली, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल का ज्यादा एक्सपोजर किसके लिए होता है, दैट इज फॉर व्हाट अल्काइल बेंजीन, है ना। अल्काइल बेंजीन अब ज्यादा एक्सपोज्ड है बजाय बेंजीन के, इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा वहां चला जाता है ना। तो इसका ज्यादा अप्रोप्रिएट रीजन क्या होता है, तो हम बोलेंगे अल्काइल बेंजीन की मोर सोल्यूबिलिटी इन कैटेलाइटिक लेयर देन नॉर्मल बेंजीन। ओके से समझ में आ गया, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अवेलेबल था, दैट वाज इन कैटेलाइटिक लेयर ओनली, और अल्काइल बेंजीन क्या थी बेंजीन से ज्यादा पोलर थी, इस वजह से कौन सी वाली चीज थी, तो हमने बोला उसके बेंजीन से ज्यादा पोलर होने की वजह से क्या हो गया था, तो हमने बोला उसकी सोल्यूबिलिटी कैटेलाइटिक लेयर में ज्यादा हो गई थी। तो जहां पर क्या था इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल था तो अब ज्यादा रिएक्शन किसके साथ होने लगा था, दैट वाज विद अल्काइल बेंजीन। इस वजह से क्या होता है पॉली अल्काइलेशन यहाँ ज्यादा हो जाता है बजाय मोनो अल्काइलेशन के। क्लियर है अच्छे से, है ना। अब कौन सी चीज अपन बोलते हैं कि पॉली असाइलेशन ये भी कहां पर नहीं हो पाएगा, तो हम बोलेंगे किस पर नहीं हो पाता, दैट इज इन फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। क्योंकि कौन सी चीज है फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन का, जिससे आप रिजल्ट देखो ये या यहाँ जो अपन ने लिखा है, तो फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन में C डबल बॉन्ड O जो बेंजीन पर कनेक्टेड है कैसा ग्रुप है ये, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो ये बेंजीन पर जुड़ने के बाद क्या कर देता है बेंजीन की रिएक्टिविटी कम करवा देता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, तो हम बोलेंगे जो हम फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन करवा रहे होंगे तो बेंजीन और असाइल बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल किसको ही प्रेफर करेगा, नॉर्मल बेंजीन को। आया समझ में बराबर ही, है ना। तो क्या बोलेंगे मैं फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में दोनों लिमिटेशंस हैं, वो फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन में दोनों वैलिड नहीं होते। समझ आ गई बात ही, और इसी का फायदा उठाया हमने यहाँ पर, है ना। क्या बोलेंगे हम कि फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के दोनों लिमिटेशंस हटा सकते हैं, है ना। ये फर्स्ट और सेकंड वाला दोनों लिमिटेशन ये किस में नहीं है, असाइलेशन में नहीं है, लेकिन अल्काइलेशन में है ये, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन में दोनों लिमिटेशंस नहीं है, इसका फायदा उठाकर हम कौन सी चीज करने वाले हैं, अल्काइलेशन में क्या कर लेंगे हम ये दोनों लिमिटेशंस हटा लेंगे, है ना। ये यहाँ लिखा हुआ है देखिए, बेंजीन पर क्या किया अपन ने, पहले फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन करवा लिया, तो क्या हो गया यहाँ पर असाइलेशन से असाइल बेंजीन बन गई। इसके बनते समय क्या नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे न तो रीअरेंजमेंट हुआ नहीं पॉली असाइलेशन हुआ। क्लियर बात ये। अब हमको कौन सी चीज पता है, C डबल बॉन्ड O जो होता है उसको CH2 में कन्वर्ट करते आता है, अल्केन में पढ़ा था अपन ने, है ना। कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं इसके लिए, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन या फिर मोन्जिंगो रिडक्शन है, ध्यान बराबर ही। C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन इनटू CH2 किस किस से करवाया जा सकता है, तो हमने बोला दैट इज विद क्लेमेंसन्स रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, और इट इज व्हाट दैट मोन्जिंगो रिडक्शन। समझ आ रही है ना बात अच्छे से।
तो कौन सी वाली चीज हो गई? तो हमने बोला पहले हमने बेंजीन पर फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन करवाया, असाइलेशन के टाइम पर न तो रीअरेंजमेंट हुआ न ही पॉली असाइलेशन हुआ। ठीक, अब जो असाइल बेंजीन बनी उस पर हमने क्या कर दिया, अमलगमेटेड जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया, या वुल्फिश में कुछ भी करवा सकते थे, इससे C डबल बॉन्ड और CH2 में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये जो अल्काइल बेंजीन मिली हमको, इसमें ना तो रीअरेंजमेंट था न ही पॉली अल्काइलेशन था। समझ आ गई बात ये? तो हमने क्या बोला है कि फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन जो है, दिस इज ऑफरिंग अस अ वे फॉर व्हाट, टू रिमूव द लिमिटेशंस ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्लियर हुआ ना अच्छे से ये? तो हमने क्या किया, बेंजीन पर पहले फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन फॉलोड बाय C डबल बॉन्ड का रिडक्शन इनटू CH2। इस तरीके से हम फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के दोनों लिमिटेशंस हटा पाए। क्लियर है अच्छे से यहां तक, है ना? अब लास्ट वाला जो लिमिटेशन है दैट इज कॉमन फॉर बोथ फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। वो क्या है? तो हम बोलेंगे बेंजीन पर यदि क्या लगा है, -R सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स हैं, मतलब -R वाले ग्रुप्स लगे हैं, NO2 लगा है, ठीक है ना, या फिर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग लाइक NR3 पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड SO3H कोई सा भी, तो बेंजीन पर या तो कोई -R वाला ग्रुप लगा हो या फिर क्या लगा हो, NR3 पॉजिटिव इस टाइप के ग्रुप्स लगे हों, ठीक है, तो तब उन केसेस में क्या नहीं होता, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन दोनों नहीं होते। ठीक है, और कौन सी चीज हम बोलेंगे, या फिर ये है ना, ये एनिलीन, मतलब बेंजीन पर NH2 NHR ये वाले ग्रुप्स लगे हों, ठीक है, तो एनिलीन हालांकि क्या है, +R वाला ग्रुप है, पर फिर भी रिएक्शन शो नहीं करता। समझ आ गई बात ये, है ना? तो थर्ड वाला जो लिमिटेशन है, कॉमन लिमिटेशन है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन दोनों का, एंड दिस लिमिटेशन इज व्हाट, कि if benzene is substituted with some -R showing group or some strong electron withdrawing group, या फिर क्या है, it is substituted with NH2 and substituents, है ना, NH2 NHR टाइप के, मतलब जिनको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन्स बोलते हैं। तो एनिलीन्स और -R सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स ये क्या नहीं करती, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन दोनों शो नहीं करती। समझ आ गई बात ये, है ना? तो -R सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स एंड व्हाट, तो we say anilines, now these are the aromatic compounds which do not show what, the Friedel Crafts reactions। क्लियर है? अब इसकी वजह क्या होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर रिएक्शन जो होती है ये करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है ना, इन केस ऑफ व्हाट, -R सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, क्योंकि रिएक्टिविटी कम है, ठीक है, और उस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये टूट जाता है। क्लियर है ना? उतने टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, जिस वजह से क्या नहीं हो पाएगा यहाँ, तो हम बोलेंगे फिर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन जिस तरीके से होनी चाहिए थी नहीं हो पाती, है ना? तो -R सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स आर व्हाट, दीज आर डीएक्टिवेटेड बेंजीन्स। इस वजह से रिएक्शन में हमको हीटिंग करवानी पड़ती है यदि हम करवाने की कोशिश करें तो, और उन हीटेड कंडीशंस में क्या हुआ, तो हमने बोला उन हीटेड कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोफाइल्स थे ये डिकम्पोज हो जाते हैं। क्लियर है? सो दिस वाज द रीजन फॉर व्हाट, -R सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स का इन रिएक्शन का न शो करना। ठीक है, अब रीजन हम किसका देखेंगे, कि एनिलीन्स में क्या समस्या। ठीक है, तो हम बोलेंगे एनिलीन में यदि हम क्या करवा रहे हैं, RCl विद एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, तो एनहाइड्रस AlCl3 लिविस एसिड है, एनिलीन क्या है, RCl से बेहतर लिविस बेस है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इन दोनों के बीच में लिविस एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, और इस लिविस एसिड बेस रिएक्शन से एनिलीन के नाइट्रोजन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्या बोला हमने, जब एनिलीन्स पर हमने फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाने की कोशिश की तो कौन सी चीज हुई, तो हमने बोला एनिलीन पर RCl और एनहाइड्रस AlCl3 जो हमने डाला या कोई और लिविस एसिड डाला, तो एनिलीन क्या था, RCl से बेहतर लिविस बेस था, इस वजह से एनहाइड्रस AlCl3 क्या कर लेता है, तो हम बोलेंगे वो एनिलीन से पहले कंबाइन करके क्या बना लेता है, दिस NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव। ठीक, अभी जो NH2 पॉजिटिव है, NH2 पॉजिटिव में क्या है, तो हमने बोला NH2 पॉजिटिव में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और हमने अभी अभी क्या देखा कि -R सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स या स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड बेंजीन्स पर क्या नहीं होता,
फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो हमने बोला एनिलीन AlCl3 से कंबाइन करके बेंजीन को क्या कर दे रही है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेट कर दे रही है, और ऐसी वाली बेंजीन पर फिर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन होती नहीं है, ठीक है। और ये डीएक्टिवेटेड में कन्वर्ट क्यों है, इसका रीजन तो सिंपल है, एनिलीन इज बेटर लिविस बेस देन व्हाट, RCl। तो इलेक्ट्रोफाइल ये AlCl3 जो होता है इट प्रेफर्स टू कंबाइन विद एनिलीन रादर देन अल्काइल हैलाइड। आया क्या समझ में बराबर, ये है ना। तो इस वजह से एनिलीन्स जो होती हैं इन पर भी क्या नहीं होता, तो हम बोलते हैं इन पर भी फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, है ना। तो जो थर्ड वाला लिमिटेशन था ये क्या था, इट वाज कॉमन फॉर ऑल, ठीक है ना। कॉमन फॉर ऑल मतलब अल्काइलेशन एज वेल एज असाइलेशन, और अल्काइलेशन के शुरू वाले दो लिमिटेशंस थे, इनको हटाने का तरीका भी हमको कहां से मिला, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन से मिला। समझ आ गई बात ये, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दैट बेसिक्स ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब इसमें कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी अपन अगले सेक्शन में देखते हैं।